आई एम विशु बर्मन। आप मेरे साथ देख रहे हैं यूपीएससी इकोनॉमी सिंप्लीफाइड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 18। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में कि एक्सटर्नल सेक्टर में क्या क्या आता है। एक तो आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन ट्रेड। कल हमने बीओपी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है, और इम्पोर्टेंस देखी थी कि बीओपी की इम्पोर्टेंस क्या होती है। बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। आज हम इनको डिटेल पढ़ रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को आज के लेक्चर में। अब देखते हैं, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये कल मैंने आपको बता दिया था कि होता क्या है, ठीक है। आज हम इसमें देखेंगे इसके पार्ट्स। एक तो होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या होता है कि करंट अकाउंट में आपकी जितने भी गुड और सर्विसेज हैं उन सब का जो हमारा लेन देन किया गया है, मतलब एक कंट्री का जो रेस्ट ऑफ कंट्री हैं, जो बची हुई कंट्री है, उनके साथ जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है उन सब की डिटेल, वो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम रखते हैं करंट अकाउंट में, ठीक है। और करंट अकाउंट में दो चीज़ें आती हैं, एक तो होती है मर्चेंडाइज, एक होती है इनविजिबल। मर्चेंडाइज में होता है आपका लाइक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है गुड्स का। मर्चेंडाइज में वे चीज़ें शामिल होती हैं जिनका रिकॉर्ड पोर्ट पर होता है। किन पर? पोर्ट मतलब बंदरगाह पर, ठीक है। मान लो हमारा कोई माल आ रहा है यूएसए से, ओशियन के द्वारा आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, लेकिन वो जो रिकॉर्ड होगा मर्चेंडाइज में, रिकॉर्ड वही माल होगा जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, लाइक गोल्ड, मशीन, ये सब, ठीक है। इनविजिबल जो होती हैं वो होती है सर्विसेज, ठीक है। मतलब हमारा काम हो जाता है लेकिन दिखता नहीं है, समझ रहे हो, काम हो गया, पता चल गया। सर्विसेज लाइक कैसे, इनविजिबल में सर्विसेज आती है लाइक बैंकिंग, टेलीकॉम। ये फैक्टर इनकम में आएगा आपका सर्विसेज। इनविजिबल में तीन चीज़ें आती हैं, एक तो सर्विसेज, एक फैक्टर इनकम, एक ट्रांसफ़र, ठीक है। सर्विसेज में मैंने बता दिया किसी भी टाइप की सर्विस हो सकती है, बैंकिंग हो, टेलीकॉम हो, अदर। फैक्टर इनकम में आएगा एम्प्लॉय कंपनसेशन हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई, जो फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, लाइक प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड ऑफ द एसेट एब्रोड, ये सब चीज़ें कहलाती हैं इनविजिबल के पार्ट के फैक्टर इनकम में, ठीक है। ट्रांसफ़र वे होते हैं जहां हम किसी को हम कुछ देते हैं और वहां से हम उम्मीद नहीं करते, ना ही हम उम्मीद रखते हैं कि वहां से कोई चीज़ हमें वापस मिलेगी रिटर्न में, ठीक है। लाइक जैसे आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, वो एक तरफ से ट्रांसफ़र है। तो ट्रांसफ़र में क्या क्या है, गिफ्ट्स हो गए, हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, थोड़ी ना जरूरी है कि बदले में वो हमें गिफ्ट देगा। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, दे दिया, ठीक है, ग्रांट्स दे दिए, थोड़ा छूट दे दी है, रेमिटेंसेज आ गया, ठीक है। तो ये सब होते हैं एक बीओपी के पार्ट। अब आइए हम इनको थोड़ा सा इन डिटेल हम हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ठीक है। चलिए देखें, पहले हम पढ़ेंगे करंट अकाउंट के बारे में, ठीक है। बीओपी का एक पार्ट आता है करंट अकाउंट, मैं इसको सीए नाम से कर दूंगा ऐसे, ये चलो मैं करंट अकाउंट ही लिख देता हूँ। करंट अकाउंट इस बार हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। करंट अकाउंट होता क्या है ना, सिंपल सी बात है। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है, करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का जितना भी इंपोर्ट हुआ है और एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है, एंड साथ में करंट ट्रांसफ़र कितना हुआ है। करंट ट्रांसफ़र, करंट ट्रांसफ़र का मतलब इस ये वाले ट्रांसफ़र से ही है। करंट ट्रांसफ़र वो होता है, मान लो करंट ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है ना, थोड़ा सा हम देखेंगे, थोड़ा मैं आपको आराम से समझाता हूँ इस बारे में, ठीक है। पहले ये देख लीजिए, करंट अकाउंट में वे चीज़ें शामिल होती हैं जिनका हमने गुड्स या सर्विसेज जो होती हैं, हमारी वस्तुएं और जो सेवाएं होती हैं जिनका हमने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, और साथ में करंट ट्रांसफ़र शामिल होता है हमारे करंट अकाउंट में, ठीक है। देखें करंट ट्रांसफ़र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। होता क्या है करंट ट्रांसफ़र, देखो
ये होता है एक टाइप का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है। इसमें क्या होता है, ए टाइप ऑफ, एक प्रकार का, ये क्या है, ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, एक प्रकार का ये आर्थिक लेन देन होता है। ठीक है, किसके द्वारा, एक पर्सन के द्वारा, एक पर्सन है उसके द्वारा होता है एक अनदर पर्सन को। ठीक है, ये एक टाइप का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, और ये जो ट्रांजैक्शन होता है वो एक आदमी द्वारा होता है एक दूसरे आदमी को। ठीक है, अनदर पर्सन। बट इस बात का ध्यान रखना, ये जो भी है, ये जो है इसको कुछ इकोनॉमी वैल्यू देगा। इकोनॉमी वैल्यू का मतलब मान सकते हो कुछ मनी देगा, कुछ मान लो गुड्स दे दिए, लाइक सोना दे दिया, सोने के सिक्के दे दिए, कुछ मनी दे दिया, कुछ सर्विसेज इसके लिए फ्री कर दी, इस टाइप से ना हमने दे दिया। एक पर्सन दूसरे आदमी को जब इकोनॉमी वैल्यू देता है, इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब यहाँ पर सच एज मनी हो गया, गुड्स हो गया, ठीक है, एंड सर्विसेज। जब वो एक आदमी दूसरे आदमी को इकोनॉमी वैल्यू देता है, बदले में वो दूसरा आदमी जिसको ये इकोनॉमी वैल्यू मिली है वो उसको कुछ नहीं देता है। ठीक है, बट मैं लिख देता हूँ, बट डज नॉट एक्सपेक्ट, दूसरे इस वाले आदमी को जिसने दिया है उसको इससे लेने की उम्मीद नहीं होती है। ठीक है, बट डज नॉट एक्सेप्ट एनी इकोनॉमिक वैल्यू। ज़रूरी नहीं है कि इस आदमी ने इसको 10,000 रुपये दिए हैं तो ये अनदर पर्सन इसको 6,000 या कुछ लो टाइप, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक तरफा लेन देन होता है, इस आदमी ने इसको दे दिया, बात खत्म। लेना होता है, इसमें देने का काम होता नहीं। ये आदमी लेगा, ठीक है, ये देगा, सिर्फ इतना होता है, समझ रहे हो। ठीक है, बट डज नॉट एक्सपेक्ट इकोनॉमी वैल्यू। ठीक है, आप देखते होंगे हमारे यहाँ जब गवर्नमेंट एग्जाम्पल के तौर पर, मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ ट्रांसफ़र को, एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया जाता है ना, सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है, हमारे यहाँ एक स्कीम चल रही है, कुसुम, है ना, कुसुम योजना, कुसुम सौर योजना। ठीक है, सोलर योजना इस टाइप से है। ये बोलती हैं कि आप अपने घर में सोलर पैनल लगाइए। क्या लगाइए? सोलर पैनल। ठीक है, आप अपने घर में सोलर पैनल लगाइए। ठीक है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। क्या देगी? गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। कैसे? मान लो एक सोलर पैनल यदि 10,000 में लग रहा है, लगता तो महंगा है, लेकिन एक मान के चलो 10,000 में लगता है, तो गवर्नमेंट बोलती है भाई हम आपको इस पर 2,000 रुपीज़ की सब्सिडी देंगे। क्या देंगे? सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी देंगे। तो आपको छूट मिल गई। छूट मिल गई आपको, कितने का पड़ा? 8,000 रुपीज़ का। ठीक है, 8,000 रुपीज़ का पड़ा। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ने दिया है, क्या गवर्नमेंट आपसे बोलेगी कि भाई ये मुझे वापस लौटाओ? नहीं बोलेगी ना। तो यही सब्सिडी आपकी कहलाती है ट्रांसफ़र। क्या कहलाती है? ट्रांसफ़र। ठीक है, चलिए अब हम और चीज़ें देखते हैं। अब आपने जैसे इसमें पढ़ा था, अब हमने करंट अकाउंट के बारे में पढ़ लिया कि करंट अकाउंट होता क्या है। सिंपल सी बात है, करंट अकाउंट में उन गुड और सर्विसेज का रिकॉर्ड होता है जिनका हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या करंट ट्रांसफ़र होते हैं। करंट ट्रांसफ़र में आपका गिफ्ट्स हो गया, ग्रांट्स हो गया, रेमिटेंस हो गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं करंट अकाउंट का 2 पार्ट होते हैं, एक तो मर्चेंडाइज, एक विजिबल। ठीक है, अब हम मर्चेंडाइज के बारे में बोल रहे हैं। मर्चेंडाइज मतलब दृश्य, दिखने वाली वस्तुएं। चलिए मर्चेंडाइज। ठीक है, मर्चेंडाइज में शामिल होता है, वे चीज़ें शामिल होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं।
अब मान लो गोल्ड है तो हम उसको छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो एक टाइप का क्या हो गया, वो गुड्स हो गया। ठीक है, कोई भी वस्तु है, कोई भी गुड्स है तो हम उनको छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, चाहे उसमें किताबें हों, चाहे उसमें बाइक हो, चाहे उसमें कारें हों, चाहे एनीथिंग, वो चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं वे गुड्स होते हैं। तो मर्चेंटाइज में शामिल होते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, किस चीज़ का, गुड्स का। ठीक है, उनको बोलते हैं मर्चेंडाइज, समझ रहे हो। मर्चेंडाइज में शामिल होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड्स का। ठीक है, मैं इसको और सिंपल लिख देता हूँ, गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, ये शामिल होता है। मैंने पहले ही बोल दिया है आपको कि वे गुड्स जिनका हम पोर्ट पर, क्योंकि हमारा कोई भी माल आता है वो शिप के द्वारा आता है, जिनका पोर्ट पर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, वे चीज़ें, मैं गुड्स तो छोड़ो, वे चीज़ें जो हमने इंपोर्ट की है या एक्सपोर्ट की है उनका हम पोर्ट पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और उनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, वो कहलाती है आपकी मर्चेंडाइज। और इसलिए हम उसको बोलते हैं मर्चेंडाइज में गुड्स शामिल होते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, क्योंकि गुड्स को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और देख सकते हैं, इनका फिजिकली अस्तित्व होता है। ठीक है, वो होती है मर्चेंडाइज। अब हम मर्चेंडाइज के बाद इसमें हम पढ़ेंगे इनविजिबल। ठीक है, इनविजिबल में 3 प्रकार की होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, सर्विसेज, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर्स। ठीक है, आइए इनविजिबल के बाद। इनविजिबल और मर्चेंडाइज किस अकाउंट में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे करंट अकाउंट में। किसके पार्ट हैं, करंट अकाउंट के पार्ट होते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट वो होता है जहाँ पर हम गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का क्या डाटा लिखते हैं। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात। चलिए, इनविजिबल, और ये सब जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं हम, एक देश का अन्य देशों के साथ जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो डाटा होता है करंट अकाउंट में शामिल। ठीक है, और ये रिलेटेड होता है गुड्स और सर्विसेज से। ठीक है, ध्यान रखना। अब चाहे इसमें कैपिटल गुड्स हों। ठीक है, चलिए, कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, एग्जाम में आ जाता है कि कैपिटल गुड्स किस में ऐड होती है, तो बच्चे कैपिटल गुड्स को कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं, जबकि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल गुड्स ऐड ही नहीं होती है। कैपिटल गुड्स तो ऑब्वियसली सी बात है, गुड्स से टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ये शामिल होती हैं आपकी। कैपिटल गुड्स में क्या होती है, मशीनरी होती है, हम उनको छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और पोर्ट पर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, इसलिए वे शामिल होती है हमारी करंट अकाउंट में। ठीक है, ना कि कैपिटल अकाउंट में, ध्यान रखना। ठीक है, इनविजिबल के बारे में पढ़ रहे हैं। इनविजिबल वे हैं जिनको हम पोर्ट पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ना तो हम इन्हें छू सकते हैं, ना हम इन्हें देख सकते हैं, बस इनका यूज़ कर सकते हैं। लाइक देखें, इनविजिबल में सर्विसेज आती हैं, फैक्टर इनकम आती है, आपका आता है ट्रांसफर। ठीक है, हमने देखा था क्या क्या, हमने देखा था सर्विसेज में क्या क्या देखा हमने सर्विसेज में, हमने सर्विस में देखा बैंकिंग, टेलीकॉम, ये। ठीक है, कोई सर्विसेज में मतलब लाइक टीचिंग, कोई टीचर है हमारा वो सर्विस दे रहा है, कोई टीटी है वो हमें सर्विस दे रहा है। ठीक है, वो दिखेगी नहीं लेकिन हमको सर्विस मिल रही है। ठीक है, टेलीकॉम, ये सब। फैक्टर इनकम में मान के चलो एम्प्लॉय का कंपनसेशन है। ठीक है, वो फैक्टर इनकम हो गई है, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करा है अपनी इनकम का, वो जैसे प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, ये सब फैक्टर इनकम के ही पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन में कई बार आ जाता है प्रीलिम्स में कि एम्प्लॉय कंपनसेशन किसका पार्ट है, ट्रांसफ़र का या सर्विसेज का या फैक्टर कॉस्ट का, तो आपको पता है भाई फैक्टर कॉस्ट का। ट्रांसफ़र में गिफ्ट्स है, ग्रांट्स है, रेमिटेंस है। ठीक है, ये आपने देख लिया, इतना ही है इनविजिबल अकाउंट में के बारे में। ठीक है, चलिए अब यहाँ तो एक नई चीज़ें देखते हैं। ठीक है, देखें, जो ट्रेड अकाउंट होता है ना, जो भी हमारा ट्रेड अकाउंट है, क्या है, ट्रेड अकाउंट। ठीक है,
जो भी हमारा व्यापार का खाता है वो 3 सिचुएशन से रिलेटेड होता है, 3 सिचुएशन पर डिपेंड, मतलब इसमें 3 सिचुएशन देख सकते हैं, 3 स्थितियाँ इसमें देख सकते हैं। कैसे? देखो, एक होती है आपकी ट्रेड सरप्लस, जो आपका व्यापार है वो सरप्लस है, पॉजिटिव है। एक होता है ट्रेड डेफिसिट, और एक होता है ट्रेड बैलेंस। मतलब कहने का ये है, आप सभी को मैं जो समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये कि ट्रेड सरप्लस कब होगा? जब कोई देश एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा, अपनी वस्तुओं का, अपने गुड्स का, सर्विसेज का प्रोडक्शन हाई करेगा, हाई लेवल पर, और उसकी डिमांड यदि अनदर कंट्री में है, ठीक है, और इसलिए वो उसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है क्योंकि अनदर कंट्री में डिमांड है इंडिया के गुड्स की एंड सर्विसेज की, ठीक है, तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, नहीं होगा? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हम इंपोर्ट कम करेंगे। भाई सब कुछ तो हम प्रोडक्शन करने लगे हैं, तो हमने देखा भाई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट से जो पैसा आएगा, जो भी हमें प्रोड्यूस करना है वो अपने यहीं करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड सरप्लस क्या होता है? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है। इसका उल्टा होता है ट्रेड डेफिसिट। सीधी सी बात है भाई, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो गया और एक्सपोर्ट कम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? आपका ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड बैलेंस जब दोनों बराबर हो, जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होते हैं वो इक्वल हो, जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका ट्रेड बैलेंस। ट्रेड डेफिसिट देख लिया हमने, ट्रेड बैलेंस देख लिया आपके बारे में, ठीक है भाई। देखो सीधी सी बात है, जितना हम माल दूसरे देश को बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, उतना हम फ़ायदे में जाएंगे, जितना दूसरों से खरीदेंगे उतना हम घाटे में रहेंगे, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी प्रॉब्लम आएगी यदि हम इंपोर्ट करते हैं। आने वाले लेक्चर में इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ट्रेड बैलेंस मैंने आपको बता दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब बराबर होते हैं। अब हम देखते हैं, हमने क्या देखा? करंट अकाउंट मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट के बारे में। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखो कैपिटल अकाउंट जो होता है ना, ध्यान रखना, ये जुड़ा होता है, इसमें हम 3 चीज़ों की बात करते हैं। एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक आपका होता है लोन, एक होता है आपका बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। इस बारे में देखो मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, क्या होता है कैपिटल अकाउंट, पहले डिटेल में हम देखते हैं इसको, है ना। मैंने आपको बता दिया कैपिटल अकाउंट में 2 चीज़ें होती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में होता है एक तो आपका FDI, एक होता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दोनों में अंतर है। जिस कंपनी का, मान लो सपोज दैट ये एक कंपनी है, ये इंडिया में है, ये USA की है, इसने इंडिया की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसका इन्वेस्टमेंट 9% का शेयर है, 9% शेयर है, कितना? 9% शेयर है, ठीक है। तो वो कहलाएगी FPI। क्या कहलाएगी? FPI। अरे यही एक अदर कंट्री है, ये रशिया की है या USA की, मान लो ये दूसरी कंट्री है, USA की, ये A है, सॉरी ये दूसरी कंपनी है, ये कंपनी A है, ये कंपनी B है, USA की। यदि कंपनी B ने इंडिया के एक कंपनी में शेयर लगा दिए 10%, कितना? 10% या 10% से ज़्यादा, तो वो कहलाती है FDI, फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आने वाले लेक्चर में पूरी डिटेल में इस बारे में हम चर्चा करेंगे आराम से, ठीक है। चलिए, मैं बता रहा था कैपिटल अकाउंट होता क्या है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के बारे में देख रहे थे। मैं ये बोलता हूँ कि मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कंपनियाँ हैं, उनकी सब कुछ है। ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, रेस्ट ऑफ कंट्री का मतलब इंडिया को छोड़कर बची हुई सारी कंट्रियाँ, ठीक है। यहाँ भी बड़े बड़े फर्म होंगे, कंपनी होगी, सब होंगे, ठीक है। अब इनके साथ जो भी इंडिया का जो भी रेस्ट ऑफ कंट्री के साथ जो भी, समझ रहे हो, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, ठीक है, समझ रहे हो, वो भी विद इन फाइनेंशियल ईयर। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हमने वहाँ भी देखा, वहाँ ने गुड और सर्विसेज का देखा, बट यहाँ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन गुड और सर्विसेज का नहीं है,
समझ रहे हो। यहाँ होता है इन्वेस्टमेंट, इस यहाँ होता है एसेट का, किसका, एसेट्स का। यहाँ ट्रांजेक्शन किसका हो रहा है, एसेट्स का हो रहा है, ठीक है। मतलब कहने का इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन तो है बट वो गुड और सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है आपके ओनरशिप ऑफ एसेट्स का। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, देखें, ध्यान देखें। ये इंडिया है, ये रेस्ट ऑफ कंट्री है, ठीक है। इसके इंडिया ने बचे हुए देशों के साथ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किया, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस किया, ठीक है। और ये एक होती है टाइम पीरियड फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, मतलब 2024 और 25 में, ठीक है। ये क्या, अब इस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में हम क्या देखेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में देखेंगे हम कि जो एसेट्स की ओनरशिप है वो चेंज हो रही है। इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ है एक इंडिया का अनदर कंट्रियों के साथ, उसमें हम देख रहे हैं चेंज इन द ओनरशिप ऑफ एसेट्स, ठीक है। कैसे, देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया ना कि यूएसए की एक कंपनी ने 9% शेयर लगाया इंडिया की एक कंपनी में, उसको बोलेंगे एफपीआई। जो भी 10% से कम का शेयर लगे या इन्वेस्टमेंट होगा या शेयर खरीदेगा एक अदर कंट्री, वो बोलाती है एफपीआई। बट कोई 10% से या कोई 10% का इन्वेस्टमेंट करता है एक इंडिया में एक दूसरी कंट्री, या उसको शेयर खरीद लेता है, तो वो बोलती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये ओनरशिप तो हो गई ना, ठीक है। इंडिया भी खरीद लेगी भाई दूसरी कंट्री में जाके, ठीक है। या आप बोलो कि आप ये बोल सकते हो कि आपका जितना भी ये हो गया, आपका जो भी हम शेयर खरीद रहे हैं, मान लो, अब आप मान के चलो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे ओनरशिप के बारे में। भाई जिस कंपनी के पास मान लो ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये कंपनी है इंडिया की, ये यूएसए का है, इसने 51% शेयर खरीद लिए। कितने शेयर खरीद लिए भाई, 51% इस कंपनी के। और जिसके पास 51 शेयर्स है वही उसका क्या हो जाता है, एक तरह से मालिक हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये ओनर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ओनर हो गया। पहले इसका ओनर कोई और था, पहले इसका ओनर कोई और था जिसके पास 51% थे। मान लो पहले इसका ओनर रशिया था, रशिया का एक आदमी इसका ओनर था, उसने पहले 51% खरीद रखे थे शेयर, बट अब यूएसए वाले ने खरीद लिए, तो ओनरशिप चेंज हो गई ना। अब मान लो एक इंडिया के व्यक्ति ने ही इस कंपनी के ओनरशिप खरीद ली, ये इंडिया का एक व्यक्ति है, ठीक है, इसने ओनरशिप खरीद ली, यहाँ 51% इससे ज़्यादा, इन दोनों से ज़्यादा दे दिया, तो ओनरशिप चली गई इस पे, इनका बाहर वालों का काम ख़त्म हो गया। तो मतलब कहने का कि ये दिखाती है चेंज इन द ओनरशिप ऑफ एसेट्स, ठीक है। ये होता है आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मेंस के जब हम थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है। चलिए और भी इन डिटेल अब हम देखते हैं एक अलग इसी टॉपिक का एक इम्पोर्टेंट पार्ट, बीओपी इम्बैलेंस। आखिर क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलन होता है, इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। भाई देखो सीधी सी बात है, आप किसी से इंपोर्ट करोगे ज़्यादा तो आपका बीओपी इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आपकी तो देनदारियाँ बन जाएंगी ना। मतलब आप लोगों को पैसा दोगे, इंपोर्ट ज़्यादा करोगे तो आप पैसा दोगे, सीधी सी बात है। एक्सपोर्ट तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हम तो घाटे में चले गए ना। एक्सपोर्ट कम हो, यदि एक्सपोर्ट कम हो, इंपोर्ट ज़्यादा हो, तो बीओपी इम्बैलेंस होना ही होना है, ठीक है। टैरिफ लग गए हों कि भाई इंपोर्ट पे इतना टैरिफ लग गया, एक अनदर कंट्री ने इतना टैरिफ लगा दिया कि भाई आप हमारा माल लोगे तो इतना % टैरिफ देना होगा, ठीक है। या नॉन टैरिफ हो, इन दोनों इंक्रीजमेंट हो जाए तो फिर भी बीओपी इम्बैलेंस होगा, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया जो इंडियन प्रोडक्ट है, यदि उसकी डिमांड बाहर वाली कंट्रियों में, ठीक है, अनदर कंट्रियों में कम हो जाए तो हम फिर भी घाटे में हैं, क्योंकि हम तो भाई प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे जब हमारा डिमांड नहीं हो रहा है, ठीक है। या ट्रेड वॉर हो, ट्रेड वॉर अभी आपने देखा होगा अमेरिका और इंडिया का, कैसे अमेरिका ने इंडिया के टैरिफ बढ़ा दिए हैं,
ठीक है, तो ट्रेड वॉर हो गया। तो इस तरह हम बोल रहे हैं कि आज हमने जो टॉपिक देखे, हमने इसमें बीओपी कवर कर लिया है ना। मेरा मतलब ये है कि इस लेक्चर में एक आपको एक मतलब तालमेल बिठाना पॉइंट से, टॉपिक से, ठीक है, बल्कि एक बेसिक है। मैं आपका ये जो सीरीज़ चल रही है ना, यूपीएससी इकोनॉमी सिंप्लीफाइड सीरीज़, ये आप लोगों के लिए एक मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, बेस बना रहा हूँ, फाउंडेशन, ताकि हम आने वाले क्वेश्चनों को जब हम सोल्व करेंगे, भाई जैसे यूपीएससी का ये इकोनॉमी सिंप्लीफाइड सीरीज़ ख़त्म होगा, लास्ट में मैं आपको 5-10 साल के इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। वहाँ आप खुद देख लेना कि ये कितना यूज़फुल हुआ है आपके लिए इन क्वेश्चन, ये टॉपिक कवर करना, ठीक है। चलिए, आज के लिए हम इस लेक्चर को इतने रखते हैं। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है, सीरीज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, गुड नाइट आप सभी को, क्योंकि रात के बज रहे हैं 10 और ये लेक्चर हो गया यहाँ पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, बाय।